बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आपका मेंटोर, आपका टीचर डॉक्टर वकार आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के बारे में। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ कंप्यूटिंग पैराडाइम्स डेवलप होते जा रहे हैं, तो उन पैराडाइम्स के अंदर सॉफ्टवेयर की नेचर डिफरेंट है। तो इन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उन पैराडाइम्स को ज़रा समझें। इसी सिलसिले में हमने क्लाउड के आर्किटेक्चर को देखा कि क्लाउड पे किस तरह से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए जाते हैं। इसी तरह आज हम एक और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, जिसको सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जब सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो फिर एक अच्छी डिज़ाइन अप्रोच ये होगी कि हम उस सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दें। तो नॉर्मली जितने भी आजकल सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग के वक्त उनको बहुत सारे कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में या मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे अकाउंट्स का मॉड्यूल, जो कि अकाउंट्स को डील करेगा, यानी स्टूडेंट्स ने जो फीस सबमिट कराई है उनका रिकॉर्ड, और फिर टीचर्स को जो सैलरी देनी है उनका रिकॉर्ड, और जो स्कूल के अंदर जो सेल परचेज हो रही है उनका रिकॉर्ड रखने, ये तमाम की तमाम अकाउंट्स मॉड्यूल की जिम्मेदारी है। इसी तरह दूसरा मॉड्यूल उसके अंदर एग्जामिनेशन का हो सकता है। इस कंपोनेंट का काम ये है कि एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में उन्होंने कौन कौन से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और उनकी पोजीशंस क्या है, और थ्रू आउट उनकी रिजल्ट्स बनाना, ये तमाम एग्जामिनेशन कंपोनेंट का या एग्जामिनेशन वाले मॉड्यूल का काम है। फिर एक और मॉड्यूल अटेंडेंस का मॉड्यूल हो सकता है, जिसका काम ये होगा कि स्टूडेंट के अटेंडेंस को मेंटेन रखा जाए, और अगर कोई इस तरह की पॉलिसी है कि जैसे 75% अटेंडेंस देना मस्ट है, तो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो जिनकी अटेंडेंस 75 से कम है। सिमिलरली एक और मॉड्यूल हो सकता है लाइब्रेरी का मॉड्यूल, जिसका काम ये है कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, उन बुक्स को कौन इशू कर रहा है, किस स्टूडेंट के पास कितनी बुक्स हैं, वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि है तो ये एक ही सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसके अंदर फिर फर्दर डिफरेंट मॉड्यूल्स मौजूद हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इन मॉड्यूल्स का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि इन मॉड्यूल्स को हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। Sometimes the size of these modules becomes so large that an individual module itself should be considered as a complete system. जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर फिर फर्दर हमारे पास अकाउंट्स जो मॉड्यूल है, लेकिन अकाउंट्स अगर सपोज स्कूल बहुत बड़ा है या उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो फिर अकाउंट सिस्टम बजाते खुद एक पूरा सिस्टम है। सर लाइब्रेरी का सिस्टम पूरा एक अलग से एक सिस्टम है, और एग्जामिनेशन का भी पूरा एक अलग से सिस्टम है। तो जो एक सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स थे या कंपोनेंट्स थे, उनका साइज इतना बड़ा हो गया है तब वो कंपोनेंट नहीं रहे, बल्कि हम उनको एक पूरा सिस्टम हमें कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर फर्दर अपने बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब हमारा जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम को फिर हम कहेंगे कि दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सिस्टम्स। दूसरे अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम्स का सिस्टम्स है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं और उन सबको इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाया गया है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम्स या एसओएस। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, इसको सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं, तो सिस्टम ऑफ सिस्टम की डेफिनेशन होगी अ सिस्टम दैट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं। इन सबको मिलाकर
हमने एक और नया सिस्टम बनाया है, इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप in order to integrate with other systems to provide new desirable functionality. जब आपने बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में मिलाया है और जब ये मिलाने की वजह से हम अब नई किस्म की फंक्शनैलिटीज हमें अब मिल रही हैं जो कि अकेले इन सिस्टम्स में नहीं मिल रही थी, तो इन सब सिस्टम्स के मजमूए को सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहेंगे. SOS is based on the idea of operationally and administratively independent software systems that have an association with other system. SOS का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होंगे जो आपस में मिलकर एक सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होंगे, लेकिन ये सिस्टम्स जो हैं ये ऑपरेशनली यानी काम करने के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिवली यानी उनको कंट्रोल करने के हिसाब से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे. कोई सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा होगा. याद रखें ये हैं अलग अलग सिस्टम्स, इसलिए ये ऑपरेशनली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी दोनों हिसाब से इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, लेकिन हमने इन सारे मुख्तलिफ सिस्टम्स को मिलाकर एक और नया सिस्टम बना दिया है. सो SOS arises from the interaction between these different individual systems. जब आप इन अलग अलग सिस्टम्स को मिला देते हैं और उनके दरमियान उनकी इंटरेक्शन शुरू हो जाती है तो इसको SOS कहते हैं. टू ऑफर न्यू फंक्शनैलिटीज दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एनी इंडिविजुअल सिस्टम इफ दे वर्क अलोन. जैसे मैंने बताया कि अगर ये सिस्टम अकेले काम कर रहे थे तो उस वक्त वो ठीक है अपने अकेली जात में तो वो अपने लिए फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जब हमने इन सिस्टम्स को आपस में मिलाया तो अब ये नई किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के काबिल हो गए हैं इस आपस में मिलकर इंटरेक्शन करके इकट्ठा काम करने की वजह से, कि अब ये वो नई फंक्शनैलिटी अकेले एक सिस्टम नहीं दे सक रहा था, लेकिन जब इन सिस्टम्स ने आपस में मिलकर काम करना शुरू किया है तब वो इस काबिल हुए हैं कि अब वो ये नई किस्म की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं जो कि वो अकेले में नहीं दे सक रहे थे. अकेले अपना काम तो कर रहे थे लेकिन ये वाली नई फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सक रहे थे. अब जब हमने सारे सिस्टम्स को आपस में इकट्ठा कर दिया है तो इसकी वजह से अब ये नई किस्म की फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करने के काबिल हो गए हैं जब हमने इन तमाम सिस्टम्स का एक नया सिस्टम बना दिया है. एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं. एक फार्मेसी का सिस्टम है जिसके अंदर से मेडिसिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कौन कौन सी मेडिसिन है, उनकी क्वांटिटी क्या है वगैरह. फिर हमारे पास पेशेंट को मैनेज करने का सिस्टम है जिसके अंदर एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसकी हिस्ट्री मौजूद है कि उसको क्या डिजीज है और क्या अभी तक उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह क्या हैं, किस बेड पे वो मौजूद है, फॉर एग्जांपल किस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है. लेबॉर्ट्री का सिस्टम है जो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट के और उनको उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं. देन इमेजिंग मैनेजमेंट सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के MRI, एक्सरेस वगैरह इसकी इमेजेस जो पेशेंट के हो रहे हैं उनको मैनेज कर रहा है. टेलीमेट्री सिस्टम, आप पेशेंट को एक डिस्टेंस से बैठे बैठे ट्रीट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं. तो अब ये सारे सिस्टम ऑन देयर ओन अलग अलग सिस्टम्स हैं. पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बताते खुद एक सिस्टम है, लेबॉर्ट्री सिस्टम बताते खुद एक सिस्टम है, इमेजिंग मैनेजमेंट सिस्टम बताते खुद एक सिस्टम है, लेकिन हम इन सब सिस्टम्स को आपस में मिला देते हैं. ये हमने 4-5 सिस्टम्स थे, इनको आपस में हमने इकट्ठा कर दिया. इस इकट्ठा करने की वजह से अब इनको कहा जाता है कि ये अब क्या हो गए हैं, ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बन गए. अब ये तमाम सिस्टम्स का इकट्ठा हम फायदा उठा सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो हर एक अपना अपना काम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिस्टम्स में कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से. फॉर एग्जांपल हमारे पास पुलिस का डिपार्टमेंट है, उनका एक अपना सिस्टम है. फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है, उनका एक अपना सिस्टम मौजूद है. रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह मॉनिटरिंग का एक डिपार्टमेंट है.
और इसी तरह हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, और से फॉर एग्जांपल बम डिस्पोजल स्क्वाड है। ये सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन हम इन सब सिस्टम्स को आपस में इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि वो अगर अल्लाह ना करे कोई एक मुश्किल सिचुएशन आती है, तमाम डिपार्टमेंट्स की वहां पर जरूरत होगी। तो अगर एक क्राइसिस को डेवलप होता है और उस क्राइसिस का रिस्पांस देना है, तो हम इन तमाम सिस्टम्स को आपस में इकट्ठा कर सकते हैं, और इन तमाम सिस्टम्स को से फिर हम से फायदा उठा सकते हैं। जब आप ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को इकट्ठा करेंगे, तो अब इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे कि ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बन चुका है। तो आई होप अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं और उनको आपने इकट्ठा करके एक सिस्टम बना दिया है। हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के अंदर होती हैं। तो सिस्टम ऑफ सिस्टम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल सिस्टम। ये ना समझें कि भाई इसके अंदर क्योंकि बहुत बड़ा साइज है तो हर बड़ा साइज का सिस्टम और हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहेंगे, ऐसा नहीं है। सिस्टम ऑफ सिस्टम के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये बाकी कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल सिस्टम से डिफरेंट है। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम के अंदर मैनेजरियल इंडिपेंडेंस होती है, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होती है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इनके अंदर एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होती है और इमर्जेंट बिहेवियर होता है। तो एक सिस्टम को हम किस वक्त सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहेंगे? जब उसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज मौजूद हो और वो ये 5 प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा हो, तब हम एक सिस्टम को सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कह दें। ऐसा ना हो कि हर एक जो भी 2-3 सिस्टम्स आपस में मिल रहे हैं तो उसको हम सिस्टम ऑफ सिस्टम नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस कि उसके अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज मौजूद ना हो। अगर वो ये प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि देन इट इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। तो आइए इनको डिटेल में देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसओएस इज मैनेजरियल इंडिपेंडेंस। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सिस्टम ऑफ सिस्टम इज मैनेजरियल इंडिपेंडेंट, क्योंकि सिस्टम ऑफ सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। तो ये तमाम सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनको मैनेज करने के हिसाब से। हर एक सिस्टम की मैनेजमेंट अलग अलग है, हर एक सिस्टम अपने आप को खुद मैनेज कर रहा है। Stakeholders of each system are responsible for the management of these respective systems. तो इनकी मैनेजमेंट कौन करेगा? इन एक इंडिविजुअल सिस्टम्स की मैनेजमेंट करने के लिए जो उस सिस्टम्स के स्टेक होल्डर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी हर एक सिस्टम के स्टेक होल्डर्स उसकी मैनेजमेंट करेंगे और उनका बाकी सिस्टम्स के साथ कोई काम नहीं है कि वो बाकी सिस्टम किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हर एक जो इंडिविजुअल सिस्टम है उसके स्टेक होल्डर उस सिस्टम को मैनेज करेंगे। Now changes made in one system will not affect other individual systems. इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि एक सिस्टम के अंदर अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो उससे बाकी तमाम सिस्टम्स बिल्कुल उससे इफेक्ट नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा और वो अपना काम अलग अलग, क्योंकि सिस्टम्स हैं इसलिए वो अपना काम करते रहेंगे। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। जैसे हमने पहले बात की कि ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनको मिलाकर एक सिस्टम बनाया गया है एसओएस के अंदर। तो जिस तरह उनकी मैनेजमेंट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसी तरह एवरी इंडिविजुअल सिस्टम ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। एसओएस के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे वो हर एक अपना अपना काम अलग अलग करता रहेगा, इंडिपेंडेंटली करेगा फ्रॉम अदर सिस्टम्स फॉर फुलफिलिंग इट्स मिशन। जैसा अभी हमने एग्जांपल्स में भी देखा कि हर सिस्टम का अपना अपना काम है और वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा, बाकी सिस्टम्स पे वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी किस्म का। हर सिस्टम अपना अपना इंडिविजुअली अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहेगा। इसको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं।
So if SOS is decomposed into its component systems, then each individual system must be able to efficiently operate independently. अगर हम SOS को डिवाइड करें, जो उसके कंपोनेंट सिस्टम्स हैं जिनसे मिलकर ये SOS बना है, तो हर एक सिस्टम अपनी जात में अकेला चलता रहेगा, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा, और बाकी सिस्टम चल रहे हैं, नहीं चल रहे, ठीक चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, इससे उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिविजुअली अपने ऑपरेशंस में इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स आपस में बड़े मिलते जुलते हैं, मैनेजेरियल इंडिपेंडेंस और ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, लेकिन इनके नाम से आप धोखा ना खाएं। ये असल में दोनों डिफरेंट बातें हैं कि ऑपरेशनली भी एक सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा, वो जब एग्जीक्यूट करेगा, ऑपरेशन करेगा, तब भी उसका बाकी सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बाकी तमाम सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं और इन तमाम सिस्टम्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन एक इंडिविजुअल सिस्टम का बाकी सिस्टम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरह मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सिस्टम को जब मैनेज किया जाता है तो उसका भी बाकी सिस्टम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिपेंडेंट है। थर्ड characteristic of SOS is that they are geographically distributed. इसका मतलब ये है कि SOS के जो सिस्टम्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली एक ही जगह पर हो, वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम एक जगह पर होगा और दूसरा सिस्टम फिजिकली कहीं और हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ज्योग्राफिकली सिस्टम्स जो है वो सारे एक जगह पर नहीं पड़े हुए होंगे, बल्कि अलग अलग जगहों पर होंगे, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड हो गया या लोकल कोई नेटवर्क हो गया, उसकी मदद से ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ठीक है, इंटरेक्शन है, इनकी सिस्टम्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली ये सिस्टम्स आपस में एक जगह पे नहीं पड़े हुए, मुख्तलिफ फिजिकल लोकेशंस के ऊपर ये सिस्टम्स मौजूद है। Information can be transmitted between individual systems in order to cooperate and in order to achieve a goal. Geographically ये सिस्टम एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन इनके दरमियान कॉपरेशन किस तरह से हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रही है, ये सिस्टम्स एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ताकि जिस मकसद के लिए इन सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट किया गया है, जिस मकसद के लिए SOS बनाया गया है, वो मकसद पूरा किया जा सके। Then another characteristic is evolutionary development. Evolution का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ सिस्टम के अंदर चेंजेस आए। तो SOS as a whole may evolve over time, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी और उन चेंजेस को फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए SOS के अंदर भी चेंजेस आनी चाहिए। तो SOS जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स की और उन चेंजेस को कॉप करने के लिए SOS इवॉल्व करेगा। तो ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो एवोल्यूशनरी होगी, वक्त के साथ साथ होगी। SOS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हेटेरोजेनियस सिस्टम। क्योंकि SOS के अंदर हमने देखा कि SOS बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बन रहा है एक सिस्टम। अब ये सारे सिस्टम एक तरह के नहीं है, ये सारे सिस्टम डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हो सकते हैं, हेटेरोजीनियस सिस्टम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से SOS को जब हम बिल्ड करेंगे, जब हम उसकी डेवलपमेंट करेंगे, तो वो एवोल्यूशन की शक्ल में होगी। एक एक सिस्टम ऐड होता जा रहा है SOS के अंदर, और फिर हम एवोल्यूशन हो रही है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, और इस तरह से SOS की डेवलपमेंट होगी। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है SOS का। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो हम देख रहे हैं SOS का, वो है इमर्जेंट बिहेवियर। इमर्जेंट बिहेवियर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब सिस्टम्स आपस में मिलते हैं और कोलैबोरेट करते हैं, तो उससे जो बिहेवियर निकलता है, अकेले सिस्टम का वो बिहेवियर नहीं था, लेकिन जब हमने 2 सिस्टम या 3 सिस्टम या 4 सिस्टम्स को आपस में मिलाया है, तो अब उनका एक नया बिहेवियर निकल गया है। तो ये जो नया बिहेवियर है, इसको इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। तो पहले अकेले सिस्टम जब काम कर रहे थे तो उस तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, वो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे थे।
लेकिन हमने कोई खास मकसद अचीव करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में मिलाया है। जो हमने मिलाया है तो एक नया किस्म का बिहेवियर निकल के आया है, इसको इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि इमर्जेंट बिहेवियर इज बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन इंडिपेंडेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर। सिस्टम अकेले अकेले सही काम कर रहे थे, लेकिन जब वो सिस्टम्स आपस में हमने उनको मिलाया है तो अब एक नया किस्म का बिहेवियर निकल आया है, उन सिस्टम्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट निकल आया है, इसको आप इमर्जेंट बिहेवियर कह सकते हैं। तो फिर इन कॉन्फ्लिक्ट को हमें सॉल्व करना है, इन कॉन्फ्लिक्ट को हमने डील करना है ताकि जो हमारा सिस्टम ऑफ सिस्टम बन रहा है वो कहीं फेल ना हो जाए। ऐसा ना हो कि दो सिस्टम वो अलग अलग वो सही काम कर रहे थे, जब हमने उनको मिला के एक एसओएस बनाया है तो अब उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ गया है और अब उनका एक ऐसा बिहेवियर आ गया है जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो सकता है। तो हमें जरूरत है कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करें और सॉफ्टवेयर को फेल होने से बचाएं। आखिर में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये सिस्टम ऑफ सिस्टम की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये एग्जाम्पल हमने पहले पिक्चर में भी देखी है, यहाँ पे भी इसको थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। एग्जाम्पल इज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसओएस। इसमें क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक या सैलाब आ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एनी केस, तो सिस्टम क्या करेगा, द सिस्टम हैज टू मैनेज द डिजास्टर सिचुएशन। जो डिजास्टर सिचुएशन आ गई है, अब इस सिचुएशन को जहां पर हमने हैंडल करना है, सिस्टम ने हैंडल करना है, और किस तरह से हैंडल करेगा इसके लिए फिर हमने जैसे कि इसकी हमने डायग्राम देखी थी कि इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू सर्विसेज सब ने रियल टाइम पे मिलकर काम करना है और इस डिजास्टर सिचुएशन में अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यानी जब भी एक डिजास्टर सिचुएशन होती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पुलिस को भी कॉल करेगा, पुलिस भी वहां पर आ जाए, फायर फाइटिंग को भी कॉल करेगा, रेस्क्यू सर्विसेज को भी कॉल करेगा, और ये तमाम सिस्टम हॉस्पिटल को रेडी करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इंटरेक्शन बिटवीन दिस इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन इस सिचुएशन में वो सारे मिल गए हैं और एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बन गया है। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये सक्सेसफुली डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो सके। इसके लिए जरूरी है कि ये तमाम सिस्टम्स आपस में सक्सेसफुल तरीके से, आपस में सही तरीके से इंटरेक्शन कर सके। नाउ वी हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम। हमें सिस्टम ऑफ सिस्टम के बारे में पता चल गया और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि हम उस सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनको हम डिजाइन कर सकें। जो हमारे इस सब्जेक्ट का के अंदर मेन थीम है कि हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम डिफाइन कर सकें सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के लिए। तो द मॉडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर सिस्टम ऑफ सिस्टम इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। अभी तक तो हम इंडिविजुअल सिस्टम्स को देख रहे थे और इंडिविजुअल सिस्टम्स के अंदर हमने देखा कि हम मॉडलिंग कैसे करेंगे, यूएमएल डायग्राम्स को हम यूज कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर हम कौन सा स्टाइल यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। तो वो तो एक सिस्टम की बात हो रही थी। अब बात हो रही है कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, तो इनकी अगर हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को मॉडल करेंगे तो ये एक बहुत मुश्किल काम है कि इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि सिस्टम ऑफ सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सिस्टम इकट्ठे हुए हैं और ये हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं, एक ही तरह के सिस्टम भी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक फिजिकल जगह पे भी नहीं पड़े हुए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं, और फिर इनके अंदर ऑपरेशनली भी और मैनेजरियली भी दोनों तरह से ये इंडिपेंडेंट भी हैं। हर एक अपने अपनी मैनेजमेंट खुद करता है, हर एक सिस्टम अपने ऑपरेशंस खुद परफॉर्म करता है। तो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की मॉडलिंग जो है वो वाकई चैलेंजिंग टास्क है। तो बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द एसओएस कम्युनिटी, साइंटिस्ट जो हैं, एसओएस कम्युनिटी जो है, रिसर्चर्स जो है, वो
उनके लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे। उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या है? दैट इज टू मॉडल अ फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये आपको एक रिसर्च डायरेक्शन भी बताई जा रही है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये आपको मैं एक ओपन एरिया बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाना और ऐसा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल करना जो कि फ्लेक्सिबल हो विद द एबिलिटी टू डील विद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स। ये इस वक्त एक ओपन रिसर्च चैलेंज है, एक रिसर्च डायरेक्शन है। इसमें जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ सिस्टम की के लिए अगर हम एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल करेंगे तो वो कैसे मॉडल करेंगे। और सिर्फ मॉडल ही नहीं करना हमने, बल्कि वो आर्किटेक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो, उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकें, और वो जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स आ रहे हैं जब दो तीन सिस्टम्स को हम मिलाएंगे और इमर्जेंट बिहेवियर निकलेगा रन टाइम पे, तो उस वक्त उन बिहेवियर्स को कैसे हैंडल करना है, ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर्स के अंदर। तो ये इस वक्त एक करंट रिसर्च डायरेक्शन है जिसमें काम किया जा सकता है और बहुत सारे रिसर्चर काम कर भी रहे हैं। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमने जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स पढ़े हैं हम उनको यूटिलाइज करें। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को हम यूज करें एज अ मॉडलिंग अप्रोच और उसकी मदद से हम सिस्टम ऑफ सिस्टम की मॉडलिंग करें। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। जब आप एसओए को यूज करते हैं आर्किटेक्चर की मॉडलिंग के लिए तो वहां पर फिर हमारे पास दो तरह की मॉडलिंग हो सकती है। एक को कहते हैं स्टैटिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग और दूसरी डायनेमिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है। स्टैटिक और डायनेमिक आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सी जगहों पर आपको ये वर्ड मिलता है, तो बहुत ही आसान है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि डिजाइन टाइम पे, यानी सिस्टम को अभी बना नहीं है, सिस्टम किस वक्त हम डिजाइनिंग कर रहे हैं उस वक्त पे कोई काम हो रहा है तो उसको स्टैटिक कहते हैं। और डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम पे, जब इस वक्त सिस्टम बन चुका है और अब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको डायनेमिक कहते हैं। तो स्टैटिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग मतलब ये है कि इस वक्त डिजाइन टाइम पे हम आर्किटेक्चर मॉडलिंग कर रहे हैं एसओएस की। इसमें क्या चीजें हैं शामिल? इसके अंदर ये चीज शामिल है कि वी डिफाइन द कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करें कि ये कंपोनेंट्स होंगे सिस्टम के अंदर एज एन इंडिविजुअल सिस्टम। बेसिकली एसओएस के कंपोनेंट सिस्टम्स ही होते हैं ना, आपको अभी तक आइडिया होगा। एंड द रिलेशनशिप एट द डिजाइन टाइम। डिजाइन टाइम के ऊपर आप ये डिफाइन कर देते हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी एसओएस के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं दूसरे अल्फाज में, और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अगर आप डिजाइन टाइम पे ये चीज स्पेसिफाई कर देते हैं तो इसको कहते हैं स्टैटिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। फॉर एसओए बेस्ड एसओएस यानी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को अगर हम यूज कर रहे हैं सिस्टम ऑफ सिस्टम की मॉडलिंग के लिए, दीज कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स आर सर्विसेज। ये कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये सर्विसेज कंपोनेंट्स होंगे। और इनकी रिलेशनशिप्स क्या होंगे? वो इंटरेक्शंस होंगी बिटवीन सर्विसेज। तो हम इसको अच्छी खासी डिटेल में देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो फिर इंटरफेस के जरिए करते हैं और इंटरफेसेस प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड इंटरफेसेस होती हैं। तो जब आप एसओएस की मॉडलिंग करेंगे और उसके लिए आप, मैंने बताया है कि अभी इस पे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि कैसे हम एसओएस की मॉडलिंग करें। एक तरीका ये हो सकता है कि हम एसओए को यूज करें। जब हम एसओए को यूज कर रहे हैं तो हम एक एक सिस्टम को एज अ सर्विस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडलिंग के लिए, और उसको जब हम कंपोनेंट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम प्रोवाइड और रिक्वायर्ड इंटरफेस करके हम पूरे एसओएस को मॉडल कर सकते हैं, जहाँ पे एक ही कंपोनेंट एक एक सिस्टम होगा। So static architectural model does not change during run time। ये बात याद रखें कि स्टैटिक का मतलब यही होता है कि जो इसके अंदर चेंज ना आ रही हो वो कांस्टेंट रहे। तो स्टैटिक मॉडलिंग
रन टाइम पे जैसे भी सिस्टम का बिहेवियर होगा वो चेंज नहीं होगा। हमने क्योंकि डिजाइन टाइम पे मॉडलिंग की हुई है, इस वजह से ये मॉडलिंग उसी तरह रहेगी, इसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो कहलाती है डायनेमिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। द एबिलिटी ऑफ आर्किटेक्चर मॉडलिंग टू मॉडल द आर्किटेक्चरल बिहेवियर चेंजेस एट रन टाइम, इसको डायनेमिक आर्किटेक्चर मॉडलिंग कहते हैं। यानी जिस वक्त सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम बनने के बाद एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट जब हो रहा है, जब रन टाइम है सिस्टम का, उस वक्त आर्किटेक्चरल, उस वक्त जो सिस्टम का आर्किटेक्चर होगा उसको आप कैसे मॉडल कर रहे हैं, इसको डायनेमिक मॉडलिंग, डायनेमिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कहते हैं। याद रखें कि हमने SOA को सेलेक्ट किया हुआ है, हम SOA बेस्ड मॉडलिंग कर रहे हैं। तो SOA के अंदर क्योंकि हर एक कंपोनेंट एज ए सर्विस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एक कंपोनेंट रन टाइम पे या एक सर्विस रन टाइम पे उसको पहले डिस्कवर किया जाएगा, और फिर जब वो डिस्कवर हो जाएंगी बहुत सारी सर्विसेज, फिर उनको आपस में कंपोज किया जाएगा, उनकी आर्केस्ट्रेशन और कोरियोग्राफी होगी आपस में कि कौन सी सर्विस में कहाँ पर फिट होना है, और उन सर्विसेज को फिर आपस में मिलाकर एक सिस्टम बनाया जाएगा। याद रखें कि ये सारा का सारा काम जो है ये रन टाइम पे हो रहा है, तो मॉडल भी रन टाइम पे चेंज होगा। जैसे जैसे सिस्टम एग्जीक्यूट होगा तो सर्विसेज भी चेंज होगी। तो इन शॉर्ट सम अप करते हैं, अगर आप सर्विस सिस्टम ऑफ सिस्टम की मॉडलिंग करना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप SOA को यूज करें, यानी सादा अल्फाज में आप एक सिस्टम ऑफ सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल सिस्टम है इसको एज ए सर्विस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर वो स्टैटिक मॉडलिंग है तो उसको हम रिक्वायर्ड और प्रोवाइड इंटरफेस की मदद से बाकी सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके मॉडलिंग के दौरान। और अगर वो डायनेमिक मॉडलिंग है तो फिर उसके लिए हमें फिर उस प्रॉपर सर्विस डिस्कवरी और कंपोजिशन करनी पड़ेगी। आई होप आपको सिस्टम ऑफ सिस्टम का आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।